अभी जो है अभी हम जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को पढ़ रहे थे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लागू हुआ और इस एक्ट के तहत इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को पढ़ रहे थे हम। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को जो है 2013 में लागू किया गया, इसको हमने विस्तार से समझा और नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत ये बात निहित थी कि इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से पहले जो इन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता था और खाद्यान्न उपलब्ध कराया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से पहले क्या है कि ये जो पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत या कि उसके तहत जो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा था वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से पहले जो खाद्यान्न जो लाभार्थी गरीबों जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा था कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम। तो इस प्रकार का जो उपागम था ना, इस प्रकार की सोच था, इस प्रकार का दृष्टिकोण था, वो कल्याणकारी था। लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लागू होने के बाद ये अधिकार हो गया। अब हर नागरिक को, हर देश के गरीब व्यक्ति का ये अधिकार बन गया, लाभार्थी का जो वंचित है, जो टीपीडीएस प्रणाली के अंतर्गत आता है, कि अब उसका एक लीगल राइट बन गया। क्या बन गया? लीगल राइट बन गया। और लीगल राइट बन गया कि अब वो खाद्यान्न जो है अब ले सकता है, लड़ सकता है। पहले कानूनी अधिकार नहीं था। पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार के स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो केंद्र सरकार के ऊपर ही डिपेंड था, जिसके तहत जो है अन्नपूर्णा योजना के तहत खाद्यान्न जो है अंत्योदय अन्नपूर्णा योजनाओं के माध्यम से फूड ग्रेन्स या खाद्यान्न सामग्री जो है लाभार्थी को उपलब्ध कराई जाती थी, वंचित जो है जो एक तरीके से बेनिफिशियरी लोग हैं। लेकिन अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत क्या हुआ कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये निर्धारित की कि योग्य परिवार है, योग्य परिवारों का चयन किया जाएगा। योग्य परिवारों का जो चयन किया जाएगा ना, परिवार है, योग्य परिवारों का जो चयन है, निर्धारण है, वो राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट करेगी। किस प्रणाली के तहत? टीडीएस प्रणाली के तहत योग्य परिवारों के सदस्यों का चयन किया जाएगा। और इसमें एक आ गया कि प्रत्येक व्यक्ति को 5 केजी अनाज, 5 केजी खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। और एक रियायती मूल्य पर, मिनिमम प्राइस पर, जिसमें 2 रुपए किलो चावल, इसमें मिनिमम प्राइस पर यानी कि रियायती मूल्य पर, जिसमें 3 रुपए चावल और 2 रुपए जो है गेहूं और 1 रुपए जो है मोटा अनाज। तो ये गेहूं की प्राइस हो गई, ये 3 रुपए प्रति किलो चावल और ये मोटे अनाज। और ये था कि इसमें योग्य परिवारों के सदस्यों को, अब इन सदस्यों को राज्य सरकार जो उपलब्ध करा रही है, 5 किलो खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करा रही है, ये जो है लोगों का ये जो भारतीय लोगों का क्या बन गया? राइट बन गया, लीगल राइट बन गया। जो ये लीगल राइट कहां से संचालित होता है, कहां से निकला हुआ है, कहां से इसकी ओरिजिन होती है? हमने पहले बताया कि इसकी उत्पत्ति होती है भारतीय संविधान, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ इसमें निहित है। और आर्टिकल 47 यानी कि ये डीपीएसपी में है, ये 47 में डीपीएस में बात की गई है, फंडामेंटल राइट में बात की गई है। तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की बात की गई है। किसकी बात की गई? राइट टू लाइफ का मतलब है कि जीवन के अधिकार। तो आप देखिए कि भारत के नागरिक, जब देश आजाद हो गया तो जब संविधान लागू है तो देश के लोगों का जीवन का अधिकार का मतलब क्या है कि लोगों की बेसिक आवश्यकता क्या? खाद्यान्न, खाने, भोजन। तो लोग भोजन का अधिकार मिल गया। कहने का मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने क्या गारंटी की? फूड सिक्योरिटी एक्ट जो लोग परिवार के सदस्यों को, प्रत्येक व्यक्ति को, जहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति को एक तरीके से, प्रत्येक व्यक्ति का चयन और निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार निर्धारित करेगी, स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। किस प्रणाली के तहत? टीडीएस प्रणाली के तहत। राइट टू फूड यानी भोजन का अधिकार इसमें निहित है। राइट टू फूड में क्या है? भोजन का अधिकार निहित है।
और आर्टिकल 47 में ये कहा गया था, आर्टिकल 40 डीपीएसपी में ये बात लिखी गई थी कि राज्य जो है नागरिकों के लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनके पोषण स्तर में सुधार कराने का प्रयास करेगा। ये बात जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 यानी 47 से मेन हित है। ये डीपीएसपी में ये बात लिखी थी राज्य के नीति तत्व में। तो वो आर्टिकल 47 के तहत ही स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे फूड फोर्टिफिकेशन का काम कर रही है। फूड फोर्टिफिकेशन, अब फूड फोर्टिफिकेशन क्या है इसको हम विस्तार से समझेंगे, क्योंकि पोषण ये जो है पोषण स्तर में सुधार से जुड़ा है। खाद्यान्न सामग्री में जो होने वाले सुधार से है, या लोग इसका संबंध सीधे जो लोग अनाज जो लोगों को मिलता है और अब वो पोषक तत्वों से युक्त नहीं है, गेहूं चावल तक सीमित है, जहां तक कि शुगर भी दी जाती है। कई राज्यों में जो है कई राज्यों में जो है मसाले दिए जाते हैं, दाल दी जाती है, आयोडीन युक्त नमक दिया जाता है। नमक तो अभी भी मिलता है, लेकिन फूड फोर्टिफिकेशंस का मतलब होता है कि जो पीडीएस प्रणाली के तहत या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो खाद्यान्न लोगों को दिया जाता है उसको पोषक तत्वों से युक्त नहीं होता है। तो अब वो खाद्यान्न में कैसे प्रकार के पोषक तत्व जो है इंट्रोड्यूस किए जाए, किस तरीके से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जाए और पोषक तत्वों से या पौष्टिक तत्वों से युक्त जो है भोजन होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए। ये न्यूट्रिशन को बढ़ाने की मात्रा या फिर उनको इंक्रीजमेंट करने की, या फिर ये अनाज खाद्यान्न सामग्री में पोषक तत्वों को बढ़ाने की मात्रा को या प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फूड फोर्टिफिकेशंस कहते हैं। तो ये हम विस्तार से हम एक बार समझेंगे। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी को हम पढ़ा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को हमने विस्तार से पढ़ा। अब हम समझते हैं एफसीआई। एफसीआई के बारे में हम समझते हैं कि एफसीआई की स्थापना, एफसीआई है क्या। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये संस्था है, इसका क्या महत्वपूर्ण रोल है, इसके कौन कौन से काम है। ये भारत में पीडीएस प्रणाली के संचालन में जो एक तरीके से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो खाद्यान्न दिया जाता है उसके संचालन में इसकी क्या भूमिका है, ये क्या कब बनी, इसकी क्या स्थापना है, इसकी क्या उपयोगिता है, वो समझने का प्रयास करते हैं हम एफसीआई